what is the difference between MBA and PGDBA? एमबीए और पीजीडीपीए में कंफ्यूजन करनी है। ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं और आप कहाँ से करते हो ये थोड़ा मैटर नहीं। अगर एक स्टूडेंट ने जॉब की है और उसके बाद वो एमबीए करता है तो उसका डेफिनेटली ओरिएंटेशन बदल जाएगा एमबीए में। IIM से कोई स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेता है और कोई अदर इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेके वो बाहर आता है, तो उसमें कितना अंतर देखा जाता है आपके मतलब तजुर्बे से? बहुत बड़ा अंतर है। वर्ल्ड की इंडिया की टॉप कंपनीज वहाँ आती हैं और वो बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तक पहुँचना, यहाँ एडमिशन लेने का मतलब इंडिया की बेस्ट ग्रुप। बेसिकली उस पैनल में जो इंटरव्यू लेते हैं वो लोग क्या देखते हैं? अब जो देखते हैं वो उसकी स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसकी सीरियसनेस टुवर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसका एटीट्यूड, वो कैसे वो व्यक्ति कैसे सोचता है और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो कि कहीं ना कहीं पर लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर व्यक्ति को मैनेजरियल पोजीशंस पे आना रहता है। 4 स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सल है: फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और इंटरनेशनल बिजनेस। MBA इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। आप 2 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दो, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके आने वाले 40-50 साल बहुत सुनहरे हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में MBA और PGDBM के बारे में। तो आज के इस पॉडकास्ट को ध्यान से अगर आपने देख लिया तो आपके PGDBM और MBA के जितने भी करियर रिलेटेड क्वेरीज है उसका आपको सॉल्यूशन इस चंद मिनटों में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड MBA और PGDBM के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ है और एडमिशन और इस फील्ड में कौन से बेहतरीन करियर ऑप्शंस आपके पास मिलने वाले हैं उसके डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विकास अरोरा जी। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। डॉक्टर विकास अरोरा जो है वो सर राजकोट के अंदर सनशाइन इंस्टीट्यूशन करके पिछले 15 साल से MBA का जो है वो प्रोग्राम चला रहे हैं। एज ए एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थी को मार्गदर्शन प्रोवाइड करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं विकास अरोरा जी को वेलकम करता हूं और सर आपको पूछना चाहता हूं कि सर MBA के बारे में सबसे मेन जो आज हमारा टॉपिक है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MBA एंड PGDBA? थैंक यू धवल जी। जैसे आपने पूछा कि MBA और PGDBM में क्या फ़र्क है। MBA का मतलब होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2 साल का कोर्स है। PGDBM का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, वो भी 2 साल का कोर्स है और दोनों कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होते हैं और दोनों की वैलिडिटी एक ही है अगर वो AICTE से अप्रूव्ड है। MBA सभी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होता है और PGDBM इंस्टीट्यूट्स में जनरली अवेलेबल होता है। PGDBM की भी बड़ी वैल्यू है। जितने भी आपके IIMs हैं सभी लोग सभी PGDBM करा रहे हैं। PGDBM कॉरपोरेट में बहुत इसकी मानता है, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेटेस्ट करिकुलम रहता है और बट फिर डिपेंड करता है कि कहाँ से किया जा रहा है। MBA भी एक यूनिवर्सल कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। MBA की खास बात क्या है कि दोनों मैनेजमेंट के ही कोर्स हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, दोनों की महानता एक है। और MBA की खास बात यह है कि सबसे मतलब 2 साल बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं होता है कि 2 साल के अंदर अंदर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छी जॉब मिलने के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए MBA भी अपने आप में बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे MBA में या फिर PGDBM में अगर उसको एडमिशन लेना है या प्रवेश लेना है, ठीक, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं कि इन बच्चों को कौन से स्टैंडर्ड से उसको से फॉर एग्जांपल कि बैचलर्स के अंदर कौन सी ब्रांच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो MBA का चयन कर सकते हैं या PGDBM का चयन कर सकते हैं, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? इसमें ऐसा रहता है कि MBA हो या PGDBM हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है, वो रहती है ग्रेजुएशन विद 50% ऑफ मार्क्स, मिनिमम एलिजिबिलिटी। और फिर कंपटीशंस रहते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स रहते हैं। कंपटीशन क्रैक करने के बाद
जो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसको एक परसेंटेज देते हैं। लाइक अगर आपने कंपटीशन किया, उसकी जो मेरिट बनेगी उसकी वेटेज 35% हो, 65% अब और क्राइटेरियाज होंगे जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें इंटरव्यू होगा, इस तरीके से जिसमें प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, उसकी वेटेज को मिला के फिर टोटल मेरिट जो टॉप इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूशंस है उसमें ऐसा रहता है। और जैसे जेवियर्स इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, तो उसका एक अपना एग्ज़ाम है। नसीम मोंजी है, उसका इंडिया लेवल का अपना एग्ज़ाम है। सिम्बियोसिस है, उसका इंडिया लेवल पे अपना एग्ज़ाम है। कैट है, आईएम्स जितने भी स्टूडेंट्स लेते हैं वो कैट एग्ज़ाम के बेस के ऊपर लेते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स है बैचलर्स के अंदर, जैसे कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है या कोई आर्ट्स फील्ड के स्टूडेंट्स है या फिर कोई मतलब कि बीबीए या बीसीए वगैरह के स्टूडेंट्स है या फिर कोई मेडिकल के भी स्टूडेंट्स है, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी एमबीए करने के लिए और इंजीनियरिंग करवाना भी एलिजिबल है। सो मेनली जो कैट का एग्ज़ाम होता है तो दैट इज़ फॉर नेशनल एडमिशन टेस्ट, राइट? इनके नेशनल लेवल के उस पर मेरिट बनता है, जैसे आपने कंबाइंड बताया कंबाइंड एडमिशन टेस्ट रहता था। और बाकी जैसे आपने बताया कि जैसे नसीब मूवी हो गया तो उसका अलग से इम्पैक्ट का एग्ज़ाम रहता है, सिम्बस इसका स्नेप का एग्ज़ाम रहता है। तो ये सारी एग्जामिनेशन का क्या महत्व रहता है? जैसे कोई स्टूडेंट है तो अगर से फॉर एग्जांपल कि कोई बीबीए का स्टूडेंट है, वो 4 ईयर बीबीए के प्रोग्राम में या फिर 3 ईयर बीबीए के प्रोग्राम में, तो कौन से ईयर से उसको, अगर उसका गोल है कि मैनेजमेंट स्टडीज़ करना है, तो कौन से ईयर्स को उसको एक्टिव होना पड़ेगा और कौन से सब्जेक्ट्स है कि जिस पे उसको फोकस करना है कि वो इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा पढ़ाई कर सके? कि टॉप इंस्टीट्यूट्स पे अगर जाना है तो उसमें कंपटीशन बहुत है, मेरिट बहुत हाई जाती है। तो उसमें कुछ लोग तो कुछ स्टूडेंट्स अदरवाइज ब्रिलियंट होते हैं, उन्हें इतना समय नहीं चाहिए होता। लेकिन जनरल हम बात करें तो कम से कम +2 के बाद, 12th के बाद ये तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। स्टूडेंट के लिए तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। उसको इसमें जो एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस रहता है वो क्वांटिटेटिव स्किल्स रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, वर्बल रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी रहता है। ये इसका सिलेबस होता है। लेकिन ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और स्टूडेंट को अगर ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप नहीं लेना है तो वो 3 साल थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो भी वो बहुत अच्छा अप्रेंटिस बहुत अच्छे से कर सकता है, मेरिट ले सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको वो 3 साल डिवोट करने बट फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। जो स्टूडेंट इसमें क्रैक कर लेते हैं उनका जो फ्यूचर होता है वो बहुत ब्राइट। और इंडिया के अंदर सर अगर एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उसमें जीमेट और जीआरई जैसे एग्जामिनेशन है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है कि कनाडा है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कि कुछ स्कॉलरशिप भी जीमेट के बेसिस पे इंस्टीट्यूशन वाइज दी जाती है। तो यहाँ पे इंडिया में अगर कोई स्टूडेंट को मैनेजमेंट स्टडीज़ करना है तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है कि जीमेट के एग्ज़ाम का कोई वेटेज है? कुछ इंस्टीट्यूट्स जीमेट का भी स्कोर लेते हैं लेकिन वो बहुत कम है। और जीमेट जीआरई प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं, जनरली फॉरेन में एडमिशन करने के लिए स्टूडेंट्स इसको देते हैं। और जीमेट मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड एग्ज़ाम है और जीआरई इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है। तो इसमें ये रहता है। लेकिन इंडिया के जो आपने बताया जैसे 4-5 जो मेन है वो टॉप एग्ज़ाम्स हैं, और बाकी भी है, सी मैट है, मैथ है, वो भी एग्ज़ाम्स है। वो जनरल सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। वो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं तो उसमें आपकी मेरिट में आपका मतलब स्टूडेंट का नाम आ सकता है। एंड मैनेजमेंट के स्टडीज़ के लिए जो एग्जामिनेशन के जैसे हमारा डिस्कशन हुआ तो उसमें एक कोचिंग क्लास का हेल्प ज़रूरी है या फिर स्टूडेंट अगर खुद से करना चाहे तो स्टूडेंट खुद से भी प्रैक्टिस कर सकता है, इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकता है? इसमें देखिए कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, अपने आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, बट जनरली कोचिंग के अपने बेनिफिट्स। जैसे कोचिंग में जब एक स्टूडेंट जाता है तो जो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है उसको आइडिया होता है कि पेपर कैसे निकलता है, किस पे क्या फोकस करना चाहिए, और वो स्टूडेंट को उसकी कमी भी बता देता है कि बेटे आप इस चीज़ में वीक हो, आप इस पे ज़्यादा काम करो, जो अपने आप नहीं पता लगता। फिर जो स्टूडेंट कोचिंग के लिए जाता है तो वहाँ उसको कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं
वो देखता है कि भाई मेरे साथ के लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, मैं कितना स्कोर पा रहा हूँ, मैं कितना आगे हूँ, ये चीज़ें सामने से पता लगती है। तो कोचिंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कोचिंग लेते हैं, कोचिंग लेना में कोई बुराई नहीं। और स्टूडेंट को आफ्टर ग्रेजुएशन उसको कोई कंपनी में एक्सपीरियंस लेके फिर उसको एमबीए में से फॉर एग्जांपल 1 और 2 ईयर का गैप लेके फिर उसको एमबीए में अगर प्रवेश लेना है, या फिर वो उसको गैप लेना चाहिए, या मतलब जॉब एक्सपीरियंस लेना चाहिए, या फिर उसको ग्रेजुएशन के बाद तुरंत पीजीडीबीए या एनडीए का स्टडीज़ जो है वो शुरू करना चाहिए, उसमें आपका क्या विचार है? इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें अब ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें। इसमें दो थ्योरीज हैं। एक तो एक स्टूडेंट शुरू से बहुत मेहनत करता आ रहा है, उसे कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर आ रही है। मान लो जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो उनके लिए अब जॉब एक, या तो ऑप्शन यही जॉब, ऑप्शन नंबर 1 है कि जॉब को बड़ी अच्छी जॉब मिले और वो जॉब करें, और उसके बाद एमबीए करने का सोचें। अब सब्जेक्ट 2 है कि अब अच्छी जॉब मिले तो वो करें। मान लो अच्छी जॉब नहीं मिलती, फिर वो ड्रॉप लेते हैं, तैयारी करते हैं और फिर वो एमबीए करने के लिए प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने जॉब की है और उसके बाद वो एमबीए करता है, तो उसका डेफिनेटली ओरिएंटेशन बदल जाएगा एमबीए में। उसको पता होगा कि कितनी हार्डशिप है, कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, और जो वो पढ़ रहा है उसका रेलेवेंस क्या है इंडस्ट्री, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, जैसे वर्क एक्स कह देते हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं उनकी क्वेश्चन नहीं, जब वो पूछते हैं उससे पता लगता है कि क्वेश्चन की वैल्यू मतलब बड़ी ग्रेविटी होती है उस क्वेश्चन की, और उनके पढ़ने का एक अलग ही उनका एंगल होता है, और उनकी सीरियसनेस अलग होती है, और उनको डेफिनेटली जॉब की जो पे स्केल है, सैलरी वो ज़्यादा ऑफर होती है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। राइट। तो ये काफ़ी अच्छी बात डॉक्टर विकास जी ने की है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन के बाद कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उसके बाद अगर एमबीए शुरू करना चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इसमें यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट आता है, जब एक स्टूडेंट जॉब करने लग जाता है तो वो पढ़ाई से दूर चला जाता है। जी, काफ़ी देखा गया है। तो वो चाहता, तो वो उसको ये तो था कि मेरे को पढ़ना था, मेरे को एमबीए करना था, बट उसको वो उसमें ट्रैप में से, अब कहते हैं ना कि मनी कमानी, उसका ट्रैप ऐसा शुरू हो जाता है कि वो उसको लगता है कि मैं सैलरी छोड़ूंगा, मेरा इतने का तो नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। तो वो फिर कई बार कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता। तो ये डिटर्मिनेशन, फोकस्ड अप्रोच, आपका गोल क्या है, आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब टॉप यूनिवर्सिटीज़ की और टॉप इंस्टीट्यूट की बात आ रही है, तो हम लोग आईआईएम के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अगर आईआईएम से कोई स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेता है और कोई अदर इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेके वो बाहर आता है, तो उसमें कितना अंतर देखा जाता है आपके मतलब तजुर्बे से? बहुत बहुत बड़ा अंतर है, मैं इसमें बताना चाहूँगा। तो बहुत बड़ा अंतर है। वर्ल्ड की, इंडिया की टॉप कंपनीज वहाँ आती हैं और वो बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तक पहुँचना, यहाँ एडमिशन लेने का मतलब इंडिया की बेस्ट लोग हैं, वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। जो लोग वहाँ इंटर कर गए हैं, तो इसका मतलब वो साधारण लोग नहीं है, मतलब ब्रेन वाइज दे आर वेरी स्मार्ट, और स्मार्ट लोगों की वैल्यू। और आप हैरान हो जाओगे कि जो इंडस्ट्री का जो पैकेज है एमबीए की जो स्केलेबिलिटी, या आप कह सकते हो कि उसकी जो डिफरेंस आप देखिए कि 2 लाख से लेकर 30 लाख रुपए पर एनम का पैकेज की वेरिएशन है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को। 2 लाख से लेकर 30 लाख पर एनम। एक जो एमबीए करके निकल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, समझिए। तो बहुत मतलब अच्छी। तो यही मैटर करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। या तो एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करके आईएम, सिम्बायोसिस, नरसिम्हा मोहन जी, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, आईएनएस गाजियाबाद निकल गया, बहुत मेहनत करी और वहाँ टॉप जगह पहुँच गया, उसका फ्यूचर ब्राइट है। या वो कर तो बहुत बड़े
इंस्टीट्यूशन से नहीं कर रहा है MBA, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड, उसने उससे ही मेहनत नहीं करी, लेकिन वो उसके अंदर बहुत टैलेंट है, उसके भी आगे निकलने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। और जो स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो ग्रेजुएशन नॉन सीरियस होते हैं, बट MBA में अगर बड़े सीरियस हो जाते हैं तो उनका फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट है, क्योंकि MBA अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स है, और MBA एक इंसान की ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने की ताकत रखता है। तो सर, जैसा आपने बताया कि जो टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, इंस्टीट्यूट का चयन करना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। स्टूडेंट को अगर MBA करना है तो उसको प्रॉपर इंस्टीट्यूट और उसको प्रॉपर जगह से अगर वो करके MBA करके वो बाहर मार्केट में जॉब करने के लिए जाएगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे सर स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बताया कि जो मार्क का वेटेज की जैसे आपने बात बताई कि भाई कुछ परसेंटेज जो है वो कैट के बेसिस पे है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे है कि जो वो खुद का अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सर काफ़ी देखा गया है कि उसका पर्सनल इंटरव्यू होता है स्टूडेंट्स का। तो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर स्टूडेंट्स को क्या देखना पड़ेगा कि क्या उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, किस प्रकार की क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं या कि उसको कैट रिलेटेड सिलेबस में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका पर्सनालिटी देखा जाता है, उसका इंग्लिश वर्बल स्किल्स देखी जाती है। बेसिकली उस पैनल में जो इंटरव्यू लेते हैं वो लोग क्या देखते हैं? इसमें ऐसा रहता है कि देखिए, कैट का तो एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, क्योंकि ये कंपटीशन सारे सब्जेक्ट्स में से ही निकले होते हैं क्वेश्चंस। अब जो देखते हैं वो उसके स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसकी सीरियसनेस टुवर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसका एटीट्यूड, वो व्यक्ति कैसे सोचता है, और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इन टोटल उससे देखी जाती हैं, और डेफिनेटली वो ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट की लेटेस्ट इन बातों को पता है कि नहीं पता, ये अपडेटेड है कि नहीं है। ये इस तरह का पूरा ड्राफ्ट होता है, और उसमें सभी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मतलब कई बार तो साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, वो साइकोलॉजिकल एंगल से स्टूडेंट को असेस कर रहे हैं। और इंटरव्यू में वो दे आर सो एक्सपीरियंस पर्सन कि वो जज कर जाते हैं ये स्टूडेंट जेन्युइन कैपेबल है कि नहीं। और सर, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, और मैं सबको भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई इंस्टीट्यूट से MBA किया या PGDBM किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको 2 ईयर और 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद कुछ IIOs में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स रहता है स्टूडेंट्स के लिए, कि जो से फॉर एग्जांपल के आफ्टर MBA जब 3 साल वो जॉब कर रहा है कि उसको एवरेज पैकेज 7 या 8 लाख रुपए का पैकेज है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई में अच्छा है और आगे जाने का अगर उसका महत्वाकांक्षा है, तो वो स्टूडेंट ये IIM का टैग लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं वो प्रोग्राम उसको लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो वो लेने के बाद उसके पैकेज में कितना जंप मिल सकता है, उसका कुछ आइडिया आप कैसे दें? देखिए, एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका एज सच बहुत भी, उसमें भी देर आर लिमिटेड सीट्स। एवरीबडी कैन नॉट जस्ट कि पैसा लिया, फीस दिया और एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं। वहाँ पर भी बहुत कंपटीशन, क्योंकि उनको अपनी, देखो कोई भी स्टूडेंट उसको अपनी रेपुटेशन का है, हर व्यक्ति तो, और सीट्स भी ऐसा नहीं है कि मान लो IIMs है तो वो जितने मर्जी सीट्स भर देंगे, ऐसा नहीं। दे आर लिमिटेड सीट्स, उसमें भी वो, अच्छा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो आपने बोला 3 ईयर्स से लेकर 25-30 ईयर्स तक के लोग एग्जीक्यूटिव MBA करने के लिए आ रहे हैं। 56-55 ईयर्स की एज में लोग एग्जीक्यूटिव MBA करने चाहते हैं। टॉप पोजीशंस पे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी MBA करने चाहते हैं एग्जीक्यूटिव MBA। उसमें बड़ा कंपटीशन है। फिर उसकी फीस भी हाई एंड है, ऑन 20 lakhs है, 25 lakhs है, 30 lakhs है, हर कोई बियर नहीं कर सकता। अच्छा, जो व्यक्ति एक सीनियर पोजीशन पे है उसकी एक रिस्पेक्टेबल सैलरी है, 20-25 लाख वहाँ देना, मान लो 2 साल का उसको वो कैलकुलेट करता है तो उसका वो भी एक बड़ा पैकेज है, तो वो अपने आप में एक बड़ी कॉस्ट भी इंकर करता है। लेकिन डेफिनेटली MBA, देखिए MBA कोई भी हम कोर्स करते हैं, MBA की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं ना कहीं पर लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर व्यक्ति को मैनेजरियल पोजीशंस पे आना रहता है, चाहे वो टेक्निकल साइड से आया चाहे वो किसी भी साइड से आया। जैसे ही वो मैनेजरियल पोजीशंस पे आता है
तो उसे यहाँ फील होता है कि मेरे पास मैनेजमेंट का डिग्री होना बहुत जरूरी है, या उसने कर रखा होगा या उसे नीड महसूस हो, तभी लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं। बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं लोग एमबीए करते हैं। तो एमबीए ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मैनेजमेंट का, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ चलता है। इसीलिए इस प्रोग्राम की वैल्यू होती है, लोग फौरन से करने जाते हैं। सर एमबीए के अब जब ये चर्चा हो ही रही है तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन करूँगा कि जैसे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो जैसे किसी को भी आप पूछो कि बेटा क्या करना चाहते हो, तो कोई बोला फिर मैं एनडीपीएस का पढ़ाई करना चाहता हूँ, मतलब डॉक्टरेट में जाना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा मीथ है या क्या है वो हम आपसे जानेंगे कि एमबीए करने के बाद ऐसा भी सुनने में आता है कि उसका जो मतलब उसका जो अर्निंग फैक्टर है कि उसको जो एक्सपेक्टेड सैलरी मिलना चाहिए या फिर उसका जो ग्रोथ होना चाहिए वो इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में उसको किस हिसाब से आप देखते हो। जैसे कि एमबीए को अगर किसी स्टूडेंट को एमबीए करना है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में जाना है, तो पहले तो उसको जाना चाहिए या उसको नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो किन बच्चों को जाना चाहिए, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिसको एमबीए का जो है वो पसंद भी करना चाहिए, कोर्स का पसंद भी करना चाहिए, या पीजीडीबीएम का जो है वो पसंद भी करना चाहिए, और कौन सी ब्रांच का करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल कि अभी एआई और चैट जीपीटी का युग चल रहा है और काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग में अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जॉब्स जो है वो रिप्लेस होने जा रही है। तो एमबीए में भी ऐसा कौन सा कोर्स है कि जो फ्यूचरिस्टिक है और जहाँ पे ह्यूमन टच के बिना इसको करना मुश्किल है। तो अगर किसी को ब्रांच सिलेक्ट करना है सर, तो उसमें कौन सी चीज़ें जो है वो हमको ध्यान में रखती है स्टूडेंट्स को कि ब्रांच इस स्केल वर्ग के स्टूडेंट को कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो है उनको कौन सी ब्रांच आप प्रीफर करते हो, तो उसके बारे में सब थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए एमबीए, एक तो ये एमबीए और पीजीडीबीएम में कंफ्यूज होने का नहीं है, ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं, और आप कहाँ से करते हो ये थोड़ा मैटर नहीं होता। पीजीडीबीएम कई जगह जैसे आईएम्स में बड़ा अच्छा है, कई जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़ है वहाँ बड़ा अच्छा चलता है, क्योंकि थोड़ा इंडस्ट्री बेस्ड कॉर्पोरेट बेस्ड प्रोग्राम है। और एमबीए अपने आप में यूनिवर्सल प्रोग्राम है, एमबीए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दोनों मैनेजमेंट के हैं, दोनों 2 साल के हैं, और दोनों ग्रेजुएशन के बाद। ये तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपने करी स्पेशलाइजेशन। देखिए 4 स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सल हैं: फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और इंटरनेशनल बिजनेस। ये तो यूनिवर्सल कोर जिसे कहे, कोर ब्रांच। अब जैसे अब टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, जैसे आपने चैट जीपीटी, एआई की बात करी, डाटा एनालिटिक्स की बात करी, आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट आजकल बड़ा चल रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हर जगह आ रहे हैं, नंबर ऑफ चेंज आ रही है। तो IIM जम्मू में भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट मतलब इनका एक कोर्स है। तो ऐसे सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बड़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन निकल के आ रही, क्योंकि ये सप्लाई और लॉजिस्टिक्स आजकल कितना बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑनलाइन के आने से इसमें बहुत बूस्ट मिला है। तो रिटेल मैनेजमेंट बहुत बढ़ रहा है, ये स्पेशलाइजेशंस हैं सारी। तो स्पेशलाइजेशन सभी अच्छी हैं। हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि जो आप अपना टेम्परामेंट देख, ये मत देखो कि मेरा फ्रेंड ये एक स्पेशलाइजेशन कर तो मैं वो कर। मान लो किसी का फाइनेंस पे किसी को मजा आता है तो उसको एमबीए ही फाइनेंस करना चाहिए। अब एक बड़ा यूनिवर्सल स्पेशलाइजेशन है आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको फॉरेन फैसिनेट करता है, जिसको अब्रॉड जाना है, जिसको मान लो 5 स्टार्स में बाय एयर फॉरेन घूमने का जिसको शौक है, जिसको फॉरेन में लोगों से मिलने का शौक है, जिसको बिजनेस करने का फॉरेन में शौक है, उसको एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस आईबी करना चाहिए, पीजीडीबीएम आईबी करना चाहिए। मार्केटिंग अगेन यूनिवर्सल है। और मान लो किसी को कोई स्टूडेंट है तो मैनेजमेंट एमबीए कर रहा है, लेकिन वो उसका बैकग्राउंड है बीसी, वो आईटी से भी है, टेक से भी है, तो उसको एमबीए इन आईटी करना चाहिए, उसको एमबीए इन डाटा एनालिटिक्स करना चाहिए। डाटा एनालिटिक्स में पाइथन लैंग्वेज आती, तो क्योंकि उसमें उसको लैंग्वेज का आइडिया है वो बीसीएस ग्रेजुएशन चाहिए उसमें, तो एमबीए के लिए नहीं, उसको एमबीए इन आईटी करना चाहिए, एमबीए इन डाटा एनालिटिक्स करना चाहिए। किसी को वर्क एक्सपीरियंस है रिटेल मैनेजमेंट और उसको एमबीए करता है, तो उसको एमबीए रिटेल करना चाहिए। किसी को फॉरेन जाना है, सेटल हो गया, तो उसको एमबीए इन आईबी करके फिर आगे स्पेशलाइजेशन कर सकता है, या एमबीए आईबी बाहर से कर सकता है। तो ये
ये काउंसलिंग होती है इसके एक्चुअली। स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे मतलब हाँ, ये काउंसलिंग का पार्ट है। ये स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि तू ये तरह चल मैं कर, वो कई बार ऐसा भी करता है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है फाइनेंस तो मैं फाइनेंस ले लेता हूँ, यहाँ तक भी होता, हम तो इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सर स्टूडेंट्स जो है उसको इंडिया में एमबीए प्रोग्राम करना चाहिए या फिर वो अगर अब्रॉड जाना चाहता है तो अब्रॉड में करके उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, इंडिया में उसको एमबीए करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। और काफ़ी तरह ऐसा देखा गया है कि जैसे स्टूडेंट्स है उसका बजट का भी कंसर्न रहता है, ठीक है। तो एमबीए का क्या बजट टेंटेटिव रहता है इंडिया में और पीजीडीबीएम का क्या टेंटेटिव बजट रहता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को एमबीए का कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेता है तो उसको फाइनेंशियल कितना उसको जो फीस है वो लगता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जनरली स्टूडेंट्स के लिए ये नॉलेज होना, इतना इन्फॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है। एमबीए और पीजीडीबीए में इंडिया में जो इंस्टीट्यूट्स की फीस वेरी करती है वो 2 लाख टू 25 लाख है फॉर 2 years। ओके 2 फॉर एंटायर कोर्स एप्लीकेशन। अब जो फीस तय होती है कॉलेज की, उसके पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है जो गवर्नमेंट की एजेंसीज देखती हैं कि ये क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और ये कितना पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को कितनी फैसिलिटीज़ और कितना पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बेस के ऊपर उनकी जो फीस होती है वो तय होती है। अगर एक स्टूडेंट 15 लाख फीस दे रहा है तो वो कॉलेज 8 लाख से 15 या 20 लाख तक पैकेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है। इतनी कंपनीज आ रही, इस बेस पे ऐसे इस इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग या सेट होती है, ऐसे इनका नाम से अपने हिसाब से होता है। ये तो पीजीडीबीएम हो चाहे एमबीए हो, इंडिया के जो आपने फीस का पूछा कि कैसे मैनेज करना चाहिए वो इस हिसाब से। और स्टूडेंट अपना बजट भी देख ले रहा है कि मुझे मेरा बजट तो बिल्कुल नहीं है, मेरे वो अपने आप में करना है, तो उस हिसाब से 3 लाख 4 लाख 5 लाख जहाँ उसकी फीस है वो उतनी फीस हमारे कॉलेज से कर सकता है। या उसको अच्छे से करना ही करना है, वो कैसे भी लोन लेके कर लेता है क्योंकि उसको पता है इस कॉलेज करने से कुछ इतना पैकेज तो मिल ही जाए, तो लोन भी इजीली मिल जाता है। और फॉरेन जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं एमबीए करने या आगे पढ़ाई करने, उसका एक अलग फॉर्मेट है। जनरली लोग सोचते हैं कि फॉरेन जाके पढ़ना बहुत खर्चे वाला काम है, लेकिन इसमें भी एक नॉलेज बेस्ड है कि उनको शायद थोड़ा किसी को आइडिया नहीं है कि बाहर की जो पढ़ाई है वो डेफिनेटली 4 गुना है इंडिया से या 2 गुना है, लेकिन वहाँ पे काम करने की एक फैसिलिटी जो स्टूडेंट को देते हैं, स्टूडेंट अपना काफ़ी हद तक खर्चा निकाल से। तो इन टोटल वो जो खर्चा टोटल खर्चा आता है वो उतना नहीं आता या आधा आता है जितना स्टूडेंट समझता है सब। और डेफिनेटली बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है या इन कंट्रीज़ की जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जाते हैं इंडिया से, तो और डेफिनेटली उसकी अगर जॉब लग जाती है तो वो जॉब से अर्निंग उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बाहर का एक अपना कंसेप्ट है जो स्टूडेंट को अगर बाहर का इंटरेस्ट है तो उसको पहले समझना पड़ेगा उस चीज़ की। अपेरेंटली तो लगेगा कि बड़ा मुश्किल है और बहुत पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा नहीं है। अच्छा, कई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, सही बात, तो वो फीस बहुत कम हो जाती है। लेकिन सर यहाँ पर जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको चाहे इंडिया में पढ़े चाहे अब्रॉड में पढ़े, तो मेन जो है अभी इस मार्केटिंग के युग में थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स है कि जो मैनेजमेंट स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं और सभी लोग अपना जो है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट दिखाते हैं, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं सब। तो ऐसे माहौल में कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट में से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए। चलो आईआईएम को भी हम एक तरफ रखते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में कैट के बेस पे या किसी भी प्रकार से उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाखों बच्चे हैं, ठीक है। तो इतना सीट्स नहीं है हमारे पास कि सबको हम लोग टॉप इंस्टीट्यूट्स में अकोमोडेट कर सकें। लेकिन फिर आ जाता है सर कंपटीशन आ जाता है। कोई इंस्टीट्यूट बोलता है कि मैं फलाना पैकेज देता हूँ, मैं 50 लाख का पैकेज देता हूँ, मैं 40 लाख का पैकेज देता हूँ। तो सर ये पूरे 360 डिग्री पूरा दिन जैसे उसने सोच लिया कि मुझे एमबीए या पीजीडीबीएम करना है, तो न्यूज़पेपर में पढ़ेगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वो सोशल मीडिया में लाएगा तो उसको स्पॉन्सर एड दिखेगा, वो रेडियो सुनेगा तो उसमें भी उसको एड मिलेगा। तो पान इंडिया में सर अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूट का रिसर्च करना है
कि से फॉर एग्जाम्पल के XYZ मुंबई में इंस्टीट्यूट है जहाँ पे PGDBM हो रहा है, तो वास्तव में वो कितना प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट देता है, लोएस्ट प्लेसमेंट उसका सालों का, वो रिकॉर्ड देखने के लिए कोई ऑथेंटिकेट वेबसाइट गवर्नमेंट की ओर से या फिर AICTE की ओर से प्रोवाइड की जाती है, इसकी क्या, या फिर वही कि ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग का क्वेश्चन है जो आप नहीं पूछ रहे। एक्चुअली क्या होता है, जो ये दिखाते हैं इंस्टीट्यूट्स, किसी को बिजनेस में जनरल बात जी कहूँ, वो टॉप वाला दिखाते हैं। मान लो एक बच्चा निकाल गया 20 लाख, अब वो कहेंगे जी हाईएस्ट पैकेज फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी 20 lakhs पर एम। एक्चुअली इट वेरीज, 8 लाख टू 20 लाख की वेरिएशन है, वो हो नहीं बताएंगे कि एवरेज पैकेज इज 40 lakhs या 12 lakhs। एवरेज भी मान लो मैंने 14, 8 और 14 का एवरेज तो 14 होता है, बट अब 8 से 14 के बीच में कितने थे और 14 से 20 के बीच में स्टूडेंट थे ये नहीं पता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, उसमें से कितने को हरासमेंट मिला, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो 20 लाख वाला पैकेज निकाल रहा है, क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस था? हो सकता है उसका वर्क एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त, हाँ, तो उसको तो 20 लाख का मिलेगा, वो फ्रेशर को मिल ही नहीं सकता उतना पैकेज। कंपनीज आर वेरी स्मार्ट, वो तो देख लेती है। लेकिन सर आज के इस जमाने में भी मैंने देखा है काफ़ी इंस्टीट्यूट, जैसे आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत ट्रांसपेरेंसी से वो लोग पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। आप वेबसाइट में जाओगे तो उसको A से लेके Z तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स को प्लेस किया, क्या उसका एवरेज पैकेज है, क्या सैलरी में कौन सी कंपनी में प्लेस किया, वैसे भी इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर आता है, जहाँ तक मेरा समझ है, तो स्टूडेंट्स जो वो एक बार सोच लेता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके या फिर किसी अड़ोस पड़ोस के लोग से या फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड से कि MBA करना है, PGDBM करना है। लेकिन फिर इतना पढ़ा लिखा आफ्टर ग्रेजुएशन भी वो खुद जाके इंस्टीट्यूट नहीं देखता है, वो खुद जाके कितना प्लेसमेंट है उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में नहीं जाता है। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने जीवन के 2 साल लगा रहे हो कहीं पे, तो आप जाके एक बार इंस्टीट्यूट देख लो, आप कुछ बच्चों को जाके मिलो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, क्या प्लेसमेंट है उसकी वेबसाइट देखो, तो ये भी हाँ कौन पढ़ा रहा है, फैकल्टीज कैसे है। अब हम कई बार वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट कई महीने तक अपडेटेड ही नहीं होती। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपकी बात सही है। अगर इंस्टीट्यूट किसी को करना है तो उसको भी थोड़ा मार्केट सर्वे करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, जो लोग वहाँ से कर चुके हैं उसे बातचीत करनी चाहिए, कौन पढ़ा रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी फ़ीस है, ROI कितना है कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, प्लेसमेंट फैक्टर कैसा है, कितनी कंपनीज आती हैं, और सोशल मीडिया प्रेजेंस मतलब क्या कहती है, उस पर तो पता लग जाता है। एक्टिविटीज़ जो कर रहा है वही दिखाएगा ना, कुछ कर ही नहीं रखा है जब भी दिखाएगा। सही बात। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। थोड़ा रिसर्च तो चाहिए। हमें कुछ भी करना है, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, हम 3-4 दुकानों पे जाते हैं, रेट पूछते हैं, चीज़ देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, कितनी चीज़ें देखते हैं, तब जाके कोई चीज़ खरीदते हैं। तो अगर जिंदगी, आपने कहा जैसे जिंदगी 2 साल नहीं है, ये 2 साल आने वाले 40 साल पे 40 साल में निर्भर करेगा। सही बात। इसीलिए फैकल्टी को भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। मेरा भी सभी स्टूडेंट्स को यही सजेशन है कि आप लोग किसी भी MBA या PGD में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने ऐसे देखे कि जैसे 8 लाख रुपए का फीस होता है टोटल 2 years का, और गारंटेड 8 लाख रुपए का प्लेसमेंट देते हैं। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उसका क्या प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, उसके फैकल्टीज कैसे हैं, उनके संचालक है, वो डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं जो इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं, उसको कैसे, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब तो आप अभी भी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हो, आपका कोई भी बजट हो, 1.5 लाख रुपये से लेके पर एनम से लेके या 5 लाख का बजट हो आपका, लेकिन बजट के हिसाब से भी आप अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको टॉप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ही आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, या फिर आप ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फीस भरोगे तो आपको तुरंत 50 लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये सब बातें से उससे चाहे कहीं में भी पढ़ो, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो रिसर्च है वो ढंग से हमारा होना चाहिए। सही ना, इसमें बहुत अच्छी बात किया। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिन लोगों को लगता है कि मेरा MBA में एडमिशन हो गया, अब मेरा इतना पैकेज लग जाएगा, जो उसने सुना होता है और फैसिनेटिंग लगता है, उसको इतना मिला, मुझे भी इतना मिल जाएगा। MBA एक्चुअली एक बड़ी वाइब्रेंट, बड़ी 2 साल बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि पढ़ाई, नॉलेज, हर चीज़ में, एक्टिविटी में आगे, हर तरह की अपनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली।
तो ऐसा नहीं है कि 2 साल हमने एंट्री ली और 2 साल बाद एग्जिट ली थी। 2 साल हमने क्या किया, ये बहुत मैटर करे, बहुत मैटर करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताऊँ। ये 2 साल ये डिफाइन कर देगी कि आपके आने वाले 40 साल कैसे हो। और जो लोग हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बड़े कॉन्फिडेंट होते, लेकिन जैसे एंटर करते हैं उनका होते हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे और एंड करते करते तक वो फ्लो डाउन हो जाते। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो जिनको लगा यार MBA एक अच्छा प्रोग्राम वो कर लेते, MBA में आ गए और उनको लगा यार कि तो बहुत कुछ, ये सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। उसमें बड़ी मेहनत शुरू कर दी उस बच्चे, और वो 2 साल में उसने इतनी मेहनत करी, सबसे अच्छी प्लेसमेंट निकाली, उसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। हमने ऐसे स्टूडेंट देखे जो 2-2, 3-3 साल में 3-3 प्रमोशन लेकर 80,000 रुपीज़ कमा रहे हैं। मतलब इतना ये MBA की खास बात है। इसमें कब आपकी ज़िंदगी बदल जाए, नॉट इन द सेंस ऑफ कि आपको एक बड़ी पोजीशन मिल जाए, आपको एक बड़े पैकेज मिल सकता है, आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। और अगर आप सोचो कि आने वाले 3 से 5 साल में आप इतना अच्छा करो तो आपका फ्यूचर क्या है, कितना ब्राइट फ्यूचर है। बहुत बहुत अच्छी बात है। दूसरा सर, ये कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट की ओर से कुछ स्टूडेंट्स अगर से जैसे फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट जाते हैं और समाज कल्याण विभाग का लोन देता है, 15 लाख तक ग्रांटेड लोन मिलता है। वैसे MYSY होता है, कन्या केरोड़ी होता है। वैसे MBA के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी पर या फ्री सिप कार्ड वगैरह इसका TUBC के लिए, देखिए हमारा कंट्री बहुत बड़ा है और डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है। इसमें 2 तरह की सपोर्ट रहती है। एक तो कोटा रहता है सीट्स का, SC ST OBC EWS का कोटा रिजल्ट्स होता है जो देते हैं मीन नीचे, और कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, बट हम उसको फुल स्कॉलरशिप नहीं कह सकते, हम उसको असिस्टेंस कह सकते कि थोड़ा स्कॉलरशिप भी बच्चे को एनकरेजमेंट मिले। किसी ने मान लो गर्ल चाइल्ड है या मान लो कोई कास्ट के ऊपर है तो गवर्नमेंट थोड़ा असिस्टेंस देती है उसकी। तो ये भी बहुत है, मतलब पॉजिटिवली लेना चाहिए, जितना मिल रहा है अच्छा है, इट्स गुड। आजकल के जैसे अभी कोर्स के ट्रेंड देख रहे हैं तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन MBA के मॉडल पे आ गई है कि जो MBA करेगी जैसे मतलब कि जैसे लगता है ना कि सब्जी बेचने वाला जैसे निकलता है कि भाई ये ले लो, MBA मार्केटिंग ले लो, MBA फिनांस ले लो, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? जैसे मेरा तो स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि जो पर्सनल टच जो आपका इन क्लासरूम मॉडल जो है, ठीक है, उसको बीट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप उसको किस तरीके देखते हो कि ये उसका क्या फ्यूचर है? मतलब ऑनलाइन MBA करने का, डिस्टेंस MBA करने का, सिर्फ डिग्री के लिए, नाम की डिग्री के लिए उसको MBA का थप्पा लगाना, उस चीज़ों से मतलब कैसे टैकल किया जाए, या फिर क्या उस स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है? एक्चुअली कोई भी चीज़ है रमन जी, कोई भी चीज़ है वो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हो, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव शायद नहीं भी। हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो MBA करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, बट वो अब अपने काम में इतने रम चुके हैं कि उनके लिए पॉसिबल नहीं। तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एजुकेशन को ओपन करके, रिकॉग्नाइज करके उसको कितनी बड़ी चीज़ उनको दे दी कि पढ़ो पढ़ो। अब लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो उनके पास बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और जो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जिनके पैकेज बड़े अच्छे हैं। अब उनके पास टाइम भी नहीं है, फिर भी वो हिम्मत करके कर रहा है, दिन के 2 घंटे निकाल के, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की असलियत देख ली उन्होंने, अब वो इसको कर रहे हैं। अब ये ऑप्शन फ्रेशर्स के लिए भी है। अब फ्रेशर कहता है भैया मुझे क्या जरूरत पड़ी है कॉलेज जाने की, मैं तो ऐसी घर बैठे बैठे कर लेते। तो यहाँ पर चीज़ ऐसी घूम जाए। एक्चुअली उनको एक्सपीरियंस भी नहीं रही है और MBA भी उनको घर बैठ के करना है, तो कर तो लेंगे, रिकॉग्नाइज्ड भी है, क्वालिफाइड भी हो जाएंगे, डिग्री भी मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बन पाएगी जो एक बच्चा रोज़ घर से उठ के सुबह जल्दी उठता है, तैयार होता है, अपनी बुक्स उठाता है, बैग उठाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज में 6 घंटे 7 घंटे बैठता है, मैडम को सुनता है, सर को सुनता है, एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करता है, उसका एक माइंडसेट बनता है और उसके बाद वो एग्जाम्स देता है, एक्टिविटीज़ को देखता है, लोगों को आगे बढ़ते देखता है, कंपटीशन स्पिरिट आती है और फिर वो बच्चा तैयार हो रहा होता है उस टाइम। जब वो बच्चा तैयार होता है तो उसका एक मार्केट वैल्यू क्रिएट होता है, वो मार्केट वैल्यू उसको आगे लेके जाता है, ये चीज़।
और काफ़ी सारे स्टूडेंट में ये भी मेंटालिटी देखा गया है कि हमारे पास बहुत सा ढेर सारे बच्चे हर एक फील्ड के काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे मेट्रो सिटीज़ का ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि चलो मुझे मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, या फिर हमें हैदराबाद जाना है या चेन्नई जाना, मतलब जो टायर 1 सिटी जिसको बोला जाता है। तो ऐसा ज़रूरी है कि अगर वो मेट्रो सिटी में जाएगा तो ही वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर पाएगा, या फिर एक छोटे शहर में भी अच्छी पढ़ाई करके बच्चा अच्छी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकता है। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं, हर चीज़ के मैंने एक चीज़ देखी है, लोग बड़े शहरों में गए वो पढ़ाई के लिए, करने कुछ और लग गए। तो बड़ा कॉलेज, वहाँ इतनी इंडस्ट्री है, प्लेसमेंट अच्छा है, बट वो क्या करेंगे सब चीज़। आप कितने फोकस्ड हो, कितना आपका एम्बिशन, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो छोटे शहर से भी बहुत बड़े एग्जाम्पल है, छोटे शहर से लोग निकले हैं, ऐसा नहीं है। और बड़े शहर के एडवांटेजेस जरूर होते हैं, बट वहीं पर ही डिसएडवांटेज भी होते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है लोग का। एक स्टूडेंट बड़े शहर में गया, वो बिल्कुल फोकस है, उसको बड़े शहर से कोई मतलब नहीं, उसको अपने कॉलेज से मतलब, अपनी पढ़ाई से मतलब है, अपने पीयर ग्रुप से मतलब है। वो बहुत अच्छा कर गया, वहाँ से आगे निकले। ये चीज़ हमेशा अपने ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर लोग दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। ये चीज़ अपने ऊपर डिपेंड। मुझे अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं स्टूडेंट और पेरेंट्स को और जो भी हमारा दर्शक मित्र है उसको ये भी नोटिफाई करना चाहता हूँ कि डॉक्टर विकास अरोड़ा जी जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन जो है, मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग पॉडकास्ट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वहाँ पे जो भी हमारे गेस्ट के तौर पे आते हैं वो काफ़ी प्रेस्टिजियस लोग हैं, और बहुत ही मुश्किल होता है कि उसका कुछ चंद वक्त निकालना, उतना बिजी उसका शेड्यूल रहता है। तो सर अब लास्ट जो बात करेंगे कि MBA और मैनेजमेंट के स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड जो भी छात्र है उसको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, और आपका क्या उसको मैसेज है, क्लोजिंग कोट क्या है आपका? देखिए, MBA एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, एक ज़बरदस्त, जिसे मैं कहूँगा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में हाईली रिवॉर्डिंग हो। स्टूडेंट निकलता है MBA करके, उसका बहुत बढ़िया पैकेज उसको मिलता है। और मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरी ज़िंदगी काम आता है। जिनमें कई बार हम कोई ऐसी पढ़ाई करते हैं जो आगे काम नहीं आती, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व है। इसलिए इसकी ब्यूटी, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसकी महानता 25 साल पहले, 30 साल, 50, 40 साल पहले जब इंडिया में शुरू हुआ, तब भी 40 साल नहीं बल्कि ज़्यादा साल कह सकते हैं, तब भी इसकी बहुत थी और आज भी बहुत है, और बढ़े दी है। मुझे तो लगा नहीं कि कभी कब कम हुई नहीं। तो इसके ये हर स्टूडेंट को, इनफैक्ट ये भी देखा गया कि लोग MBBS करके भी MBA पढ़ते कर सही बात है, बिल्कुल सही बात। हॉस्पिटल में अराउंड जिसको जाना है वो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं जिसको अब MBA की जरूरत। तो MBA ज़रूर करें, और MBA जब करें तो सीरियस और सिंसियर तरीके से MBA करें। ये करने के लिए करना है, ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है रुक जाइए बाद में कर लीजिएगा, अभी ज़िंदगी की किसी भी पड़ाव में कर लीजिएगा, लेकिन करिए ढंग से। हमारे कॉलेज में भी जो लोग आते हैं उनसे कहते हैं कि देखिए, अगर ठीक से पढ़ना है तो ही आप हमारे यहाँ होंगे, घूमने फिरने वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए टाइम पास करने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है ही नहीं। और ये प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग भी ऐसी है, 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं, वाइवा क्लियर करने होते हैं, प्रेजेंटेशंस रहती हैं। तो स्मार्ट प्रोग्राम है। इट इज़ नॉट फॉर द पीपल दोज हु आर लेथार्जिक, दोज हु आर चलने के लिए चलता है, कैजुअल इन नेचर, ये उन लोगों के लिए बना ही नहीं है प्रोग्राम। क्योंकि ये प्रोग्राम के बाद हमारे कितने स्टूडेंट्स MBA इंटरनेशनल बिजनेस करके, गर्ल स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन बिजनेस करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट एक ग्रेजुएशन के अंदर कभी सोच भी नहीं सकता कि 2 साल बाद में मुझे कंपनी फॉरेन भेजेगी, ये ताकत रखता है। तो MBA इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। फोकस्ड होकर करना चाहिए, प्लानिंग के साथ करना चाहिए। और जहाँ भी आप एडमिशन लेते हैं, आप 2 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दो। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके आने वाले 40-50 साल बहुत सुनहरे होंगे। बहुत ही बड़ी बात सब ने बताई है।
स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी इंस्पायरिंग है। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आशा करता हूँ कि हमसे जितना बन पाए उतना हमने आपको एमबीए और पीजीडीबीएम के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन, जिसको टोटल इंफॉर्मेशन कहते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ हमने इस पॉडकास्ट में कवर कर लिया है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में जितने भी जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे एज पर योर रिक्वेस्ट, मतलब दर्शकों की रिक्वेस्ट से, और एक एक करियर प्रोग्राम जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, सारे प्रोग्राम पे हम लोग जो एक्सपर्ट है उनको इनवाइट करके हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाने का एक प्रयत्न करेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थी तथा वालीगण, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।